कर ली थी। ठीक है, क्या क्या डिस्कस किया था? सिस्टम क्या है, और कंटिन्यूस टाइम सिस्टम, डिस्क्रीट टाइम सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था कि अगर इनपुट और आउटपुट दोनों कंटिन्यूस हैं तो कंटिन्यूस टाइम सिस्टम, और अगर इनपुट आउटपुट दोनों डिस्क्रीट है तो डिस्क्रीट टाइम सिस्टम। लीनियर सिस्टम की बात हम कर रहे थे, अगर वो होमोजीनिटी और सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल को सेटिस्फाई करते हैं तो लीनियर है, अदरवाइज नॉन लीनियर है। ठीक है, स्टैटिक सिस्टम की बात कर रहे थे, ये केवल प्रेजेंट वैल्यू पे अगर कोई आपका सिस्टम डिपेंड कर रहा है तो वो स्टैटिक सिस्टम है, और अगर वो प्रेजेंट वैल्यू एज वेल एज पास्ट वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है तो डायनेमिक सिस्टम है। टाइम इनवेरिएंट सिस्टम और टाइम वेरिएंट सिस्टम की बात कर रहे थे, अगर कोई सिस्टम टाइम के साथ वेरी कर रहा है तो वो टाइम वेरिएंट सिस्टम है, और अगर कोई टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है, जो वैल्यू उसकी अभी है कुछ देर बाद भी वही वैल्यूज मिलनी है आपको, दैट टाइप ऑफ सिस्टम इज नोन एज टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। मैं रिवीजन करा रहा हूँ, ये चीज डिस्कस हो चुकी है पहले। ठीक है, इस तरह से काउजल और नॉन काउजल सिस्टम है। काउजल सिस्टम क्या होता है कि जो आपके प्रेजेंट वैल्यू और आपके पास्ट वैल्यू पे डिपेंड करता है, दैट इज काउजल सिस्टम, और जो फ्यूचर वैल्यू पे डिपेंड करता है वो आपका कहलाता है नॉन काउजल सिस्टम। ठीक है, और स्टेबल एंड अनस्टेबल सिस्टम की बात की थी। अगर कोई सिस्टम आपका बी आई बी ओ है, बाउंडेड इनपुट और बाउंडेड आउटपुट को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम उसको स्टेबल सिस्टम कहते हैं, अदरवाइज वो अनस्टेबल होता है। या फिर उसका इम्पल्स रेस्पॉन्स जो है, ये अगर एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल हो, आप इसको पूरा पूरा इंटीग्रेट कर पा रहे हो, तो भी ये हमारा स्टेबल सिस्टम कहलाता है। तो ये हमने लास्ट टाइम पढ़े थे। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा आज एक्सप्लेन कर लेते हैं, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आते हैं आपके। स्क्रीन मेरी विजिबल हो रही है? यस। यस सर। यस यस सर। सर। ठीक है, अब हम फिर से देखो, ये चीज तो मैंने आपको रिवाइज कराया कि हमने क्या चीज पढ़ी थी, अब हम उसको जो क्वेश्चन जिन पे आते हैं एग्जाम में। ठीक है, देखो सारे सब चीजों पे क्वेश्चन नहीं आते हैं, कुछ में तो आपसे डिफाइन करवाने के लिए पूछेगा, एक एक लाइन एक्सप्लेन करने के लिए, वो आप कर लोगे इजीली। बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि द गिवन सिस्टम इज लीनियर सिस्टम और नॉट। ठीक है, तो वो चीज कैसे पता चलेगी ये हमें देखना होता है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक सेकेंड रुको बेटा। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है दैट इज लीनियर सिस्टम। अब इसको हम डिटेल में समझते हैं थोड़ा सा विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, क्योंकि पीपीटीज पे आप सारी चीजें नहीं समझ सकते। लीनियर सिस्टम मैंने क्या बताया था कि अगर कोई सिस्टम सुपरपोजिशन या फिर होमोजेनिटी का प्रिंसिपल सेटिस्फाई करता है, दो प्रॉपर्टीज उसमें हैं कि आप उसमें सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल भी अप्लाई कर सकते हो और होमोजेनिटी का प्रिंसिपल भी अप्लाई कर सकते हो, देन दैट टाइप ऑफ सिस्टम इज नोन एज लीनियर सिस्टम। नाउ व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? देखो, सुपरपोजिशन आपने थ्योरम पढ़ी थी फर्स्ट ईयर में, पढ़ी है सबने कि नहीं पढ़ी है? यस सर। क्या होती थी सुपरपोजिशन थ्योरम में, क्या करते थे? हम एक सर्किट को दो सर सर्किट में डिवाइड कर लेते थे, दो या तीन सर्किट में जितने सोर्स होते थे, और फिर उन सबको मिला देते थे। ठीक है, तो सुपर इम्पोजिशन का मतलब होता है कि सबसे पहले आप चीजों को बाय फैक्टर्स उसको कलेक्ट कर लो, फिर उसको एक साथ हम एड अप कर दे, जोड़ दे, सुपर इम्पोज कर दे, तो जो निकल के आता है दैट इज सुपर पोजिशन। तो इसमें भी आपको यही करना है। हमें क्या करना है, सपोज एक सिस्टम है, ठीक है, हमने एक एक्स आपका इनपुट है और वाई आपका आउटपुट है। ठीक है, तो मैंने दो इनपुट ले लिए, x1 और x2। सिमिलरली x1 के लिए आउटपुट जो है वो y1 है, और x2 के लिए जो आउटपुट है दैट इज y2। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, x1t प्लस x2t, तो मेरा आंसर आना चाहिए y1t प्लस y2t, आउटपुट भी ऐड हो जाने चाहिए सिंपली। ठीक है, दूसरी तरफ होमोजीनिटी का प्रिंसिपल क्या होता है कि अगर x1t का आउटपुट y1t है, और मैं इधर किसी स्केलर क्वांटिटी से डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इधर भी मल्टीप्लाई मुझे करना पड़ेगा, और ये सेम अगर आ रहे हैं, तो दैट प्रिंसिपल इज नोन एज होमोजीनिटी प्रिंसिपल। अब इसको एग्जाम्पल के हेल्प से आप समझो, क्योंकि यही आपको आइडेंटिफाई करना होगा। एक्सक्यूज मी एग्जाम्पल सर। से हाँ बेटा। सर एक बार सुपर पोजिशन फिर से समझा दीजिए प्लीज। बिल्कुल बेटा, सुपर पोजिशन आप इससे मत समझो, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अगर ना समझ में आए तब मुझे बताना, पहले एक एग्जाम्पल समझ लो। ठीक है, एक यस सर। एग्जांपल समझ लो। हाँ, पहले अगर नहीं समझ में आएगा तो दोबारा बताऊंगा। ठीक है, पहले एग्जांपल समझो, क्योंकि एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होगा। अब देखो, आपको एक क्वेश्चन गिवन था कि वेरीफाई द गिवन सिस्टम आर लीनियर और नॉट। ठीक है, इसको आपको चेक करना है कि जो गिवन सिस्टम है ये हमारा लीनियर है या फिर नहीं है। ठीक,
तो ये हमें चेक करना है। हमने क्या किया, सुपर पोजिशन में हम दो इनपुट मान रहे थे ना, x1 और x2, कॉरस्पॉन्डिंगली आउटपुट मान रहे थे y1 और y2। हमने फिर से दो इनपुट ले लिए, x1 के लिए आउटपुट है y1, x2 के लिए आउटपुट है yt। ठीक है, अब हमारा जो yt है, अगर मैं इसको y1 मान लूं, जो मेरा पहले इनपुट का आउटपुट है y1, तो x की जगह हम क्या रख देंगे, x1। y2 में अगर हम लेते हैं तो x की जगह क्या रख देंगे, x2। तो y1 और y2 हमने निकाल दिया, सिंपल 1 और 2 रख के। अब आपको करना क्या होगा, देखो हर क्वेश्चन में ध्यान से समझना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आप y1 और x1 में वैल्यू पुट कर दो, और फिर इनको ऐड कर दो, y1 प्लस y2, और चेक करो यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है। तो ये चीज निकल के आ रही है, इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं। दूसरी तरफ अब क्या करो कि जो हमारा xt था, इसकी जगह आप रखो x1 प्लस x2, कि अगर मैं अपने इनपुट को x1 प्लस x2 दोनों को ऐड करके रखूं, तो ये भी मेरा y1 प्लस y2 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अब इनपुट को x1 प्लस x2 रख दिया। अब अगर मैं इनपुट को x1 प्लस x2 रखता हूँ, तो xt की जगह हमने क्या रखा, x1t प्लस x2t, और इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक, जबकि ये आना चाहिए था इक्वल y1t प्लस y2t के, जो कि नहीं आ रहा है। अब अगर नहीं आ रहा है, तो ये y12t और ये y12t देखो इक्वल नहीं आ रहे हैं, ये तो आ रहा है होल स्क्वायर, जबकि इसमें आ रहा है इंडिविजुअल टर्म का स्क्वायर। अगर हम इसको ओपन करते हैं तो x1t स्क्वायर प्लस x2t स्क्वायर प्लस 2x1 x2t आ जाएगा। तो ये चीज और ये चीज इक्वल नहीं आ रही है, इसका मतलब सिस्टम हमारा लीनियर नहीं है। फिर से समझ लो, एक बार हम क्या करेंगे, वन वैल्यू और टू वैल्यू रखेंगे, फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे, वन रख के टू रख के। दूसरी बार में क्या करेंगे, इनपुट में x की जगह पे x1 प्लस x2 रखेंगे। दो पार्ट में इस चीज को आपको सॉल्व करना है। पहले वन और टू इंडिविजुअली रखना, दोनों को ऐड करना, ये स्टेटमेंट आएगा। दूसरी बार में x की जगह x1 प्लस x2 रखना, और फिर चेक करना कि ये वाला जो y12t आ रहा है और ये वाला जो y1t प्लस y2t आ रहा है, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं टर्म्स या नहीं आ रहे। अगर इक्वल नहीं आ रहे हैं तो फंक्शन लीनियर नहीं है, अदरवाइज लीनियर होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा सा और क्लियर होगा। सपोज ये है y t इक्वल्स टू ई की पावर टी एक्स टी। अब मुझे क्या रखना है, दो इनपुट लिए x1t और x2t। ठीक है, तो y1t हमने लिख दिया e की पावर t x1t, और y2t हो गया e की पावर t x2t। दो इनपुट ले लिए, एक बार वन रखा इस इक्वेशन में, एक बार टू रखा। अब इन दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, y1t प्लस y2t हो जाएगा, e की पावर t कॉमन आ जाएगा, x1t प्लस x2t ये आ जाएगा हमारा। इन दोनों को अगर ऐड कर देते हैं तो e की पावर t x1t। अब देखो e की पावर t x1t तो हमारा y1t है, और ये y2t आ गया, तो ये दोनों इक्वल आ गए, y1t प्लस y2t, सिस्टम लीनियर हो गया। या फिर आप ये भी कर सकते थे कि xt की जगह x1t प्लस x2t रख दो, तो कितना आ जाएगा, e की पावर t इंटू x1t प्लस x2t, और फिर देखो इसके अंदर मल्टीप्लाई हमने कर दी। ठीक है, तो ये दोनों निकल के आ गए। तो कुल मिला के पहले आपने ये रखा, फिर ये रखा, और जब चीजें इक्वल आ गई, तो आप कह सकते हो कि ये सिस्टम लीनियर है, अदरवाइज नॉन लीनियर है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। y t इक्वल्स टू टी प्लस फाइव हमने लिया। अब हमने दो इनपुट लेने थे, वन और टू, तो y1 के कोरस्पॉन्डिंग हो गया t1 प्लस फाइव, y2 के कोरस्पॉन्डिंग हो गया t2 प्लस फाइव। तो ये तो हो गया y1 और y2। अब हम निकालते हैं x1 प्लस x2, t1 प्लस t2 के लिए निकाल देंगे। तो अगर मैं t की जगह t1 प्लस t2 रख दूं, तो yt कितना आ जाएगा, t1 प्लस t2। ठीक है, इस t की जगह हमने क्या रख दिया, t1 प्लस t2 प्लस फाइव। तो देखो t1 प्लस फाइव तो आ रहा है, पर t2 प्लस फाइव नहीं आ रहा है, यानी कि y1 तो आ रहा है बट y2 इज मिसिंग। तो ये सिस्टम क्या कहलाएगा हमारा, नॉन लीनियर, डज नॉट इक्वल टू y1 प्लस y2t। ठीक है, अब बताओ कहाँ समझ में नहीं आया। अब इस क्वेश्चन में फिर से बताओ क्या चीज समझ में नहीं आई। अगर किसी को अभी भी लीनियर सिस्टम पहचानने में दिक्कत आ रही है, तो वो बता दे, मैं इसको फिर से बता देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सर पूरे फंक्शन में T1 + T2 रखेंगे ना। हाँ देखो, मैं फिर से बता देता हूँ, मैं एक वर्ड फाइल ले लेता हूँ, उसमें आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड रुको आप। सपोज देखो हमारे पास एक फंक्शन है कि एक्स टी इक्वल्स टू ई की पावर टी, ई की पावर टी और एक्स टी, सॉरी ये हाँ एक्स टी, और ये हो जाएगा वाई टी। ये आउटपुट हम ले रहे हैं।
ठीक है, हमें ये लेना है। दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। ठीक है, अब हमें देखो करना क्या है। सबसे पहले आप क्या करो, y1 निकालो। तो y1t कितना हो जाएगा? y1t इक्वल हो जाएगा, मुझे केवल x की जगह x1t रखना है, तो मैंने रख दिया e की पावर t और x1t। ठीक है, ठीक है, x1 ये आ गया हमारे पास। अब मुझे क्या करना है, y2t निकाल देना है, y2t। तो ये कितना आ जाएगा भाई? x की जगह हम क्या रख देंगे, x2t रख देंगे। बताते रहना जहां समझना है। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास। यहां तक समझ में आ गया सबको? ये चीज क्लियर है? पहले हमने यस क्या रखा, दो इनपुट यस ले सर। लिए x1 और x2। y में हमने दोनों के लिए y12 और y22 निकाल दिया। यहाँ पे काम खत्म हो गया आपका। अब देखो, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, y1t प्लस y2t इक्वल्स टू कितना आ जाएगा अगर इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो, e की पावर t ये चीज प्लस ये चीज, यही तो आएगा। ये इतना ही आएगा ना? यहां तक तो यस क्लियर है सर। सबको? अब हम दूसरे, यस सर। ये एक स्टेप आपने पूरा कर लिया। अब आप दूसरे तरीके से इसी चीज को अप्लाई कर रहे हो। कैसे कर रहे हैं? अब हम क्या ले रहे हैं, लेट एक्स टी इक्वल टू x1t प्लस x2t। अब हम x की जगह क्या ले रहे हैं, x1 प्लस x2t ले रहे हैं। तो जो हमारा आउटपुट आना चाहिए वो भी y1 प्लस y2t आना चाहिए। ठीक है, अगर हम x की जगह x प्लस टी लेते हैं तो देखो कितना आता है। yt इक्वल्स टू हमारा हमने लिख लिया, ये कितना आना चाहिए था। अगर हम x1t रखते हैं तो e की पावर t तो देखो कॉमन है, e की पावर t तो हमारा ऐसे ही रहेगा, इस इक्वेशन में रखेंगे हम। ठीक है, और अब हमारे पास x की जगह हम क्या रख सकते हैं, x1t प्लस x2t। तो हमने x1 की जगह क्या रख दिया, ये रख दिया। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को? हर क्वेश्चन में ऐसे आइडेंटिफाई करना है। पहले एक्स y1 y2 निकाला, फिर अब x की जगह x1 प्लस x2 रखा। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो आप। अगर अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो क्या बन के आएगा, e की पावर t x1t प्लस e की पावर t x2t। तो यही चीज बन के आ जाएगी बिल्कुल। आ गई कि नहीं? ठीक है, अब देखो क्या ये yt, ये जो इक्वेशन आई है, ये इक्वेशन y1 प्लस y2 के इक्वल है कि नहीं है? है सर। है ना? तो हम कह सकते हैं कि द गिवन सिस्टम इज लीनियर सिस्टम, सिंपली। बात समझ में आ गई? अब जैसे हमने जी सर। दूसरा एग्जांपल लिया था, जिसमें हमने क्या लिया था कि yt इक्वल्स टू t प्लस 5। यहाँ पे xt नहीं है, केवल t दिया हुआ है। तो हमने क्या करना है, केवल y1 निकाल देना है। y1 t इक्वल्स टू t1 प्लस 5। ठीक, एंड y2 t इक्वल्स टू t2 प्लस 5। यही तो कर रहा था, पहले भी यही काम किया था। अब इन दोनों को ऐड कर देना है, y1 प्लस y2, t छूट गया कोई बात नहीं, t को समझ लेना, इक्वल्स टू, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, t1 प्लस 5 प्लस t2 प्लस 5। यही तो आएगा, क्यों भाई? यही आएगा ना? अब यस सर। दूसरी बार क्या करना था, इन दोनों इनपुट को एक साथ ऐड कर देना था, यानी कि लेट t इक्वल्स टू t1 प्लस t2। अगली बार हम दूसरे केस में हम इस तरह से चेक कर रहे हैं। अगर हम इस तरह से चेक करते हैं तो क्या निकल के आता है, चेक करते हैं yt को। तो yt इक्वल्स टू निकल के आता है
ये टी की जगह हम ये जो टी है इसकी जगह क्या रख देंगे, T1 प्लस T2। तो हमने रख दिया T1 प्लस T2 प्लस ये 5 ऑलरेडी था ही, तो +5। अब अगर हम इसकी बात करें कि ये जो हमारे पास फंक्शन है, ठीक है, और ये जो इक्वेशन आई है, क्या ये इक्वल आ रही है? बताओ। नो सर। नहीं आ रहे ना, जबकि प्रीवियस केस में ये दोनों चीजें इक्वल आ रही थी। ये देखो, ये चीज और ये चीज कैसी आ रही थी, इक्वल आ रही थी पिछले क्वेश्चन में। तो हमने कह दिया था कि ये लीनियर है। इस क्वेश्चन में अगर हम चेक कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि y1 प्लस y2t इट डज नॉट इक्वल टू yt, ये yt के इक्वल आ नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये वाला सिस्टम जो है नॉन लीनियर है। बात समझ में आ गई? कैसे चेक करना है क्वेश्चन को? यस सर। ये होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, इसी से हम जनरली चेक करते हैं। एक और एग्जांपल था, देखो इसमें yt इक्वल्स टू t sin t। तो इसमें हमने क्या किया, पहले y1 रखा, तो t की जगह हमने क्या रख दिया, जहां जहां t था वहां t1 रख दिया, तो t1 sin t1। 2 जब रखा तो t2 sin t2। दूसरी बार में क्या रखा, t इक्वल्स टू t1 प्लस t2 रख दिया। तो अगर हमने इसमें t की जगह t1 प्लस t2 रख दे और sin t1 प्लस t2 हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो t1 sin t1 प्लस t2 प्लस t2 sin t1 प्लस t2। तो अगर हम इनको ऐड भी कर दें तो हमारे पास क्या बन रहा है, T1 sin T1 प्लस T2 sin T2। तो क्या इन दोनों का एडिशन इसके इक्वल आ रहा है? नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है ना, बोलो। नहीं सर। हाँ, तो ये कैसा होगा, नॉन लीनियर सिस्टम होगा। ठीक है, अब आप पहचान कर सकते हो कि जो अगर आपको कोई सिस्टम दे दिया जाए कि वो लीनियर होगा कि नहीं होगा, इस चीज को आप पहचान कर लेंगे। जी सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा आता है स्टैटिक और डायनेमिक सिस्टम। ये बहुत सिंपल होता है पहचानना। ठीक है, स्टैटिक सिस्टम अगर देखो प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है तो ही स्टैटिक होगा। प्रेजेंट वैल्यू के लिए आप कैसे पता करोगे, अगर x में t लग रहा है ना केवल, तो ये प्रेजेंट वैल्यू को डिनोट कर रहा है। अगर t-1 है, इफ यहाँ पे t-1 हो जाए, x t-1 हो जाए, t-2 हो जाए, t में से कुछ माइनस हो रहा हो, इट मीन्स वो पास्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर t में प्लस हो जाए कि t+1 t+2 t+3 इस तरह का कोई फंक्शन आता है, इट मीन्स वो फ्यूचर वैल्यू को आइडेंटिफाई कर रहा है, फ्यूचर वैल्यू को डिनोट कर रहा है। समझ में आ गया? अगर t है तो प्रेजेंट वैल्यू, माइनस में अगर t से कुछ लिखा हुआ है t-1 या t- समथिंग है तो वो पास्ट वैल्यू, अगर प्लस लिखा हुआ है तो वो फ्यूचर वैल्यू है। अब अगर ये t है तो आप कह सकते हो कि ये स्टैटिक सिस्टम है। डायनेमिक सिस्टम क्या होता है, ये आपका पास्ट वैल्यू पे डिपेंड करता है और प्रेजेंट वैल्यू पे भी डिपेंड करता है। तो जैसे यहाँ पे फंक्शन हमने दिखाया t-2 t-3 t-2 t स्क्वायर x t-2, इस तरह के कोई भी फंक्शन आ रहे हैं जहां पे हमारे t माइनस की वैल्यू आ रही है, तो जैसे ही आपको t माइनस वैल्यू दिखे आप तुरंत उसको कह सकते हो कि दैट दिस इज ए डायनेमिक सिस्टम। बात समझ में आ गई? यस और नो? यस सर। सर। क्लियर है सबको? जहां समझ में नहीं आएगा सर तो पूछ लेना। हाँ बताओ। सर अगर कोई हमें फंक्शन दिया है वाई टी इक्वल्स टू एक्स टी माइनस टू, तो सर हाँ, वो भी डायनामिक होगा? बिल्कुल डायनेमिक होगा। पर सर उसमें प्रेजेंट वैल्यू तो नहीं है? कोई बात नहीं, पास्ट वैल्यू को देखा जाता है मेन तो। ठीक है, इसमें अगर ये पास्ट वैल्यू नहीं होती तो ये स्टैटिक सिस्टम हो जाता। ठीक है ना, यस। तो जो मेन फंक्शन है वो ये पास्ट वैल्यू को हम देख रहे हैं। पास्ट वैल्यू को देख के हम बता सकते हैं कि ये डायनेमिक सिस्टम है। अगर पास्ट वैल्यू नहीं है तो वो स्टैटिक सिस्टम है। ठीक है, ओके। अब चलते हैं काउजल और नॉन काउजल। देखो स्टैटिक, डायनेमिक और काउजल नॉन काउजल बहुत क्लोज है। ठीक है, एक जैसे ही देखने में महसूस होते हैं। काउजल सिस्टम क्या है कि जो डायनेमिक सिस्टम है वही प्रॉपर्टी काउजल सिस्टम की है कि प्रेजेंट वैल्यू पे और पास्ट वैल्यू पे अगर डिपेंड कर रहा है तो काउजल सिस्टम है। तो डायनेमिक सिस्टम अगर है तो वो काउजल भी होगा। बात समझ लीजिए सीधे सीधे कि अगर कोई सिस्टम डायनेमिक है तो वो काउजल भी होगा। ठीक है, उसको हम काउजल सिग्नल भी बोलेंगे। और अगर आपका कोई फंक्शन फ्यूचर वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, और पास्ट वैल्यू पे भी डिपेंड कर रहा है, तो फ्यूचर वैल्यू को आप देखेंगे केवल कि अगर कोई फंक्शन में टी प्लस की टर्म आ रही है तो आप आंख बंद करके कह सकते हो कि क्योंकि इसमें प्लस की टर्म आ रही है तो ये एक नॉन काउजल सिस्टम बन गया। अगर उसकी पूरे फंक्शन की कोई भी वैल्यू फ्यूचर वैल्यू पे डिपेंड कर रही है तो वो क्या बन जाएगा, नॉन काउजल सिस्टम हो जाएगा। वो तुरंत काउजल की कैटेगरी से निकल के नॉन काउजल में पहुंच जाएगा अगर वहां पे t+2 आ रहा है। तो आपको केवल एक फंक्शन में कहीं भी प्लस का साइन ढूंढना है, अगर आपको मिल जाता है तो वो एक नॉन काउजल सिस्टम होगा,
ना कि काउजल। सर अगर ठीक किसी है, में पास्ट वैल्यू दी है तो उसमें डायनेमिक सिस्टम और काउजल सिस्टम दोनों होंगे। प्लस नहीं होना चाहिए, फ्यूचर वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अगर फ्यूचर वैल्यू नहीं यस। होगी, पास्ट वैल्यू होगी, तो वो डायनेमिक एज वेल एज काउजल सिस्टम होगा। लेकिन अगर कोई एक ओके। वैल्यू भी फ्यूचर वैल्यू उसमें मिल जाती है तो वो सिस्टम हमारा नॉन काउजल बन जाएगा तुरंत। ठीक है, वो एक ही वैल्यू उसको अनस्टेबल कर देगी और वो नॉन काउजल सिस्टम बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है? यस सर। आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट सर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपसे पूछा जाता है दैट इज टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। ठीक, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम क्या है कि कोई भी फंक्शन हमारा टाइम इनवेरिएंट कब कहलाता है कि अगर टाइम में चेंज हो रहा है, ठीक है, और फंक्शन का आउटपुट चेंज नहीं हो रहा है। यानी कि अगर एक्स टी माइनस टी नॉट की मैं बात कर रहा हूं और ये वाई टी नॉट टी माइनस टी नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये फंक्शन हमारा टाइम इनवेरिएंट होगा कि टाइम के साथ कुछ रेजिस्टेंस वाले सर्किट होते हैं, ठीक है, इस तरह के सर्किट। तो चेक करना होता है कि आपको एक गिवन फंक्शन जो है वो टाइम वेरिएंट है या नहीं है। ठीक है, तो वो कैसे चेक करेंगे आप? एक एग्जांपल लेते हैं कि लेट वाई टी इक्वल्स टू एक्स टी। अब आप क्या करो कि यहाँ पे एक डिले कंसिडर कर लिया कि भाई वाई टी इज डिलेड आउटपुट, वाई वन टी जो है थोड़ी देर बाद हमारा आया। कितना डिले बाद आया? टी नॉट टाइम बाद आया वाई वन टी। ठीक है, तो ये वाई वन टी शुड बी इक्वल टू वाई टी नॉट टी माइनस टी नॉट। भाई डिले के बाद आ रहा है तो कांस्टेंट आना चाहिए। तो हमने क्या किया, एक्स की जगह टी माइनस टी नॉट रखा। तो यहाँ देखो हमने क्या रखा, एक्स टी माइनस टी नॉट, और उसका हमने स्क्वायर कर दिया क्योंकि एक्स टी था। आफ्टर सम टाइम हम आउट इनपुट चेक कर रहे हैं तो टी माइनस टी नॉट कितना हो जाएगा, उसका स्क्वायर। ये चीज हमारी क्या हुई, वाई टी माइनस टी नॉट। अब हम कह रहे हैं कि वाई वन टी शुड इक्वल्स टू दिस। ठीक है, और ये इक्वल टू आ रहा है वाई टी माइनस टी नॉट। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यही हमारा फंक्शन था, तो ये हमारा टाइम इनवेरिएंट है, टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये वाला है, वाई टी इक्वल्स टू टी एक्स टी प्लस डी एक्स टी बाई डी टी। अब आपको क्या करना है, टी की जगह टी माइनस टी नॉट रखना है। ठीक है, रख देते हैं। तो वाई वन टी इक्वल्स टू कितना हो गया, टी की जगह एक्स टी में रखना है केवल हमें, क्योंकि फंक्शन में टाइम डिले हो रहा है, इस चीज में डिले नहीं हो रहा है। तो टी इंटू एक्स टी माइनस टी नॉट, और डी एक्स जहां पे एक्स का फंक्शन हो वहां पे रखना है डिले, एक्स टी माइनस टी नॉट। अब देखो इसको पूरा सॉल्व कर लो तो कितना आ रहा है, ये चीज आ गई आपके पास। अब दूसरी बार क्या रखो, इस टी की जगह टी माइनस टी नॉट रख दो। तो वाई टी माइनस टी नॉट, इधर टी माइनस टी नॉट, और ये आ जाएगा। तो आप देखोगे कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन इक्वल नहीं आ रही है। इक्वल नहीं आ रही है, इट मीन्स ये फंक्शन टाइम इनवेरिएंट नहीं है, ये टाइम वेरिएंट फंक्शन है। इसको फिर से मैं आपको एक सॉल्व करके समझाता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज ही रहोगे। ठीक है, सपोज एक क्वेश्चन था आपके पास, वाई वन टी इक्वल्स टू, फिर से समझ लेते हैं इसको, टी एक्स टी सपोज यही एक क्वेश्चन है आपके पास, इसी को आपको चेक करना है कि ये हमारा टाइम इनवेरिएंट है या नहीं है। तो क्या करोगे आप, वाई टी इक्वल्स टू, सॉरी, तो सबसे पहले आप दो स्टेप में इसको भी करोगे जैसे लीनियर सिस्टम के लिए किया था। सबसे पहले आप क्या चेक करो, वाई वन टी के लिए चेक करो कि वाई वन टी हमारा क्या है, वाई वन टी इज डिलेड आउटपुट विद टी नॉट टाइम के साथ में। तो हमारा वाई वन टी कितना हो जाएगा, वाई वन टी इक्वल्स टू हो जाएगा, टी एक्स की जगह हम क्या, एक्स टी की जगह क्या रख देंगे, एक्स टी माइनस टी नॉट। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। तो हमने जो एक्स में एक्स टी था उसकी जगह हमने क्या रख दिया, एक्स टी माइनस टी नॉट। तो एक तो ये इक्वेशन बन गई आपकी। दूसरी इक्वेशन के लिए आप क्या करेंगे,
दूसरी इक्वेशन के लिए क्या करेंगे आप, पुट t इक्वल्स टू t माइनस टी नॉट। अब की बार t माइनस टी नॉट रख देंगे तो कितना हो जाएगा, y t की जगह क्या हो जाएगा, y t माइनस टी नॉट। ठीक है, इक्वल्स टू, अब इसमें क्या रखेंगे, t माइनस टी नॉट और x t माइनस टी नॉट। ठीक, अब देखो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन और ये जो इक्वेशन आपको पहले मिली थी, ये वाली इक्वेशन, क्या ये दोनों इक्वल हैं? क्या ये दोनों इक्वल हैं? y1 t इक्वल्स टू y2 y1 t इक्वल्स टू y t माइनस टी नॉट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये नहीं आ रहा है ना। इट मीन्स कि ये कैसा सिस्टम है कि ये टाइम के साथ वेरी कर रहा है। y1 t पे तो ये था, y t माइनस टी नॉट पे ये हो गया। तो ये सिस्टम टाइम के साथ वेरी कर रहा है, ये टाइम इनवेरिएंट सिस्टम नहीं है। टाइम इनवेरिएंट सिस्टम तभी होगा जब ये और ये दोनों इक्वल आ जाएं। ठीक है, तो जैसा कि पहले केस में आ रहा था जिसमें हमारा क्वेश्चन क्या था, ये केवल एक्स टी था, यहाँ पे टी का कोई फंक्शन नहीं आ रहा था। तो जनरली अगर टी का फंक्शन आता है, टी से मल्टीप्लाई हो रहा होता है ना, वहां पे ये दिक्कत आ जाती है, ये टाइम वेरिएंट बन जाता है। तो दूसरा फंक्शन आपने चेक किया था ये वाला। अब इसी तरह से इसको देखते हैं हम, वाई टी इक्वल्स टू ई टू द पावर टी एक्स टी। अब इसमें देखो वाई वन टी हमने ले लिया, एक्स टी की एक्स टी की जगह हमने क्या रख दिया, टी माइनस टी नॉट। तो ये बन गया हमारे पास वाई वन टी इक्वल्स टू ई की पावर टी एक्स टी माइनस टी नॉट। ठीक, दूसरी बार हमने क्या किया, टी में टी की जगह क्या रख दिया, टी माइनस टी नॉट हमने पुट कर दिया। तो देखो वाई टी माइनस टी नॉट इक्वल्स टू कितना है, ई टू द पावर टी माइनस टी नॉट एक्स टी माइनस टी नॉट। अब ये जो फंक्शन आ रहा है, दिस फंक्शन इज नॉट इक्वल टू दिस फंक्शन, या आप कह सकते हैं कि वाई वन टी डज नॉट इक्वल टू वाई टी माइनस टी नॉट। इट मीन्स कि जो गिवन फंक्शन है ये भी हमारा टाइम इनवेरिएंट नहीं है। क्लियर है, बोलो। यस सर। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपसे पूछे जाते हैं और आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे वेरीफाई करोगे कि गिवन फंक्शन जो है वो लीनियर है, नॉन लीनियर है, या फिर काउजल नॉन काउजल है, स्टैटिक है, डायनेमिक है, टाइम वेरिएंट है, टाइम इनवेरिएंट है। ये सारी चीजें आपको चेक करनी होंगी, तो इस तरह से आप चेक करोगे। ये चीज मैं आपको शेयर करूंगा, ठीक है। और ये है शेयर ऑलरेडी, बट एग्जाम्पल्स नहीं है उसमें, नोट्स है खाली। तो ये वाली शीट भी मैं आपको शेयर करूंगा उसी में ऐड अप करके, तो इसकी प्रैक्टिस करना थोड़ा सा और क्वेश्चंस को ट्राई करना। ठीक, तो ये तो बात हुई हमारे सिस्टम्स की। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा वो है एनालॉगी बिटवीन इलेक्ट्रिकल सिस्टम एंड मैकेनिकल सिस्टम। ठीक है, दो तरह के सिस्टम हम जनरली पढ़ेंगे इसमें। एक तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम की बात करेंगे। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जब आप बात करोगे तो एक आप आर एल और सी सर्किट की बात करते हो। एक सर्किट जिसमें इंडक्टर होता है, कैपेसिटर होता है, रेजिस्टर होता है, जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। ठीक है, उस तरह के सर्किट को हम एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम बोल सकते हैं। साथ ही साथ हम मैकेनिकल सिस्टम की बात करेंगे। मैकेनिकल सिस्टम जहाँ पे आपके फोर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, कुछ मैकेनिकल मूवमेंट भी वहाँ पे हो सकता है। ठीक है, और वो एक लीनियर मोशन में भी हो सकता है, रोटेशनल मोशन भी हो सकता है। तो दैट टाइप ऑफ सिस्टम इज नोन एज मैकेनिकल सिस्टम। अगर वहाँ पे कुछ मोशन हो रहा है, चाहे वो मोशन लीनियर हो या फिर वो मोशन रोटेशनल हो, दो तरह के मोशन हो सकते हैं आपके। ठीक है, तो उस टाइप के सिस्टम को आप क्या बोलोगे, मैकेनिकल सिस्टम। अब आप मैकेनिकल सिस्टम को इलेक्ट्रिकल सिस्टम से कंपेयर करना होगा आपको। तो कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं, किस चीज के इक्विवेलेंट क्या चीज होती है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना कि ये इक्वल नहीं होती है, ये चीज एनालॉगस है। कि जो काम एक मैकेनिकल सिस्टम में कोई पार्ट कर रहा है, उसके जैसा काम इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कौन सा पार्ट कर रहा है। तो इस चीज को हम बोलते हैं एनालॉगी। ये चीजें सिमिलर नहीं होती हैं, कभी ये चीज मत इसमें रखना कि दोनों चीजें सिमिलर होती हैं। सिमिलर बिल्कुल नहीं होती हैं, केवल और केवल एनालॉगस होती है। एनालॉगस का मतलब जो काम मैकेनिकल सिस्टम में स्प्रिंग का होगा, वो काम इलेक्ट्रिकल सिस्टम में क्या रेजिस्टेंस कर रहा है या इंडक्टर कर रहा है। तो दोनों
तो हम कंपेयर करेंगे और फिर बताएंगे कि हाँ ये फंक्शनिंग जैसी मैकेनिकल सिस्टम में स्प्रिंग की है, कुछ ऐसी ही फंक्शनिंग इलेक्ट्रिकल सिस्टम में रेजिस्टेंस की है। ठीक है, तो इन चीजों को कंपेयर करना होता है। तो पहले एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम की बात कर लेते हैं, एक सर्किट ले लेते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट, और एक सीरीज सर्किट लेते हैं। पहले आरएलसी सीरीज सर्किट और फिर आरएलसी पैरेलल सर्किट लेंगे। तो सपोज एक सीरीज सर्किट है, जहां समझना है तुरंत माइक ऑन करके बोल देना। एक सीरीज सर्किट है जिसमें एक ईएमएफ आपने लिया है, एक रेजिस्टेंस लिया है, एक इंडक्टर लिया है और एक कैपेसिटर लिया है, और इसमें एक करंट है। ठीक है, अब अगर आप इसमें केवीएल अप्लाई करो तो ई इक्वल्स टू कितना होगा, आई आर प्लस इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होता है इंडक्टर के अक्रॉस, एल डी आई बाई डी टी। वीएल इक्वल्स टू कितना होगा, एल डी आई बाई डी टी। ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? यस सर, पढ़ा। पढ़ा है, गुड। इसी तरह से कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, 1/c इंटीग्रेशन ऑफ आई इंटू डी टी। तो ये एक हमारी इक्वेशन बन गई, ठीक है, एक आरएलसी सीरीज सर्किट की। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन आ रहा है। ठीक है, तो मुझे इस इंटीग्रेशन के साइन को यहाँ से हटाना है, मुझे इसको एक डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, आई इक्वल्स टू कितना होता है, डी क्यू बाई डी टी। आई इक्वल्स टू क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी होता है कि नहीं होता है? यस सर। आई इक्वल्स टू क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट क्या होती है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। तो आई इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी होता है। तो यहां से जो आई आपको मिला, हमने उसको जगह क्या रख दिया, डी क्यू बाई डी टी पुट कर दिया। तो आर डी क्यू बाई डी टी, एल चूंकि ये पहले से डिफरेंशिएशन की टर्म थी तो ये डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा, डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस 1/c। जब हम आई की जगह डी क्यू बाई डी टी रखते हैं तो ये इंटीग्रेशन से कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा, क्यू। तो ये एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी बन गई। ठीक है, एल डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस आर डी क्यू बाई डी टी प्लस क्यू अपॉन सी। सो दिस इज द सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर ए आर एल सी सीरीज सर्किट। क्लियर है ये चीज? यस सर। गुड। आगे बढ़ते हैं। अगर पैरेलल सर्किट है, इस पे आप केवीएल अप्लाई कर सकते हो। ये पूरा एक ही नोड है, इस पूरे नोड पे अगर आप केवीएल अप्लाई करते हो तो जो रेजिस्टेंस में करंट है दैट इज आई आर, इंडक्टर में जो करंट होगी दैट इज आई एल, और कैपेसिटर में जो करंट होगी वो आई सी होगी। और इन तीनों ब्रांच के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा दैट इज ई। तीनों के अक्रॉस वोल्टेज हमने क्या मान लिया, ई, क्योंकि पैरेलल में है तो वोल्टेज सेम होगा। और ये जो सोर्स है, इस सोर्स की वैल्यू हमने क्या ले ली, आई ले ली। तो आई इक्वल्स टू कितना होगा, देखो इसके अक्रॉस करंट कितनी होगी, आई इक्वल्स टू होता है वी बाई आर, इसका अक्रॉस वोल्टेज कितना है, ई, तो ई अपॉन आर। इसी तरह से इंडक्टर के अक्रॉस अगर हमने करंट को निकालें तो हो जाएगा 1/L इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी टी। ठीक है, जैसे वो होता है v इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी, उधर से अगर आप आई की वैल्यू निकालो तो क्या हो जाएगा, 1/N इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी टी। इसी तरह से जब आप कैपेसिटर के अक्रॉस करंट निकालोगे तो कैपेसिटर के अक्रॉस करंट हो जाएगी सी डी ई बाई डी टी। ठीक, ये चीज स्टैंडर्ड है, ये आपको पता होनी चाहिए। ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी पैरेलल सर्किट के लिए। अब इसको भी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है तो इंटीग्रेशन को हटाना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन को अगर हटाना है तो क्या कर सकते हैं, E इक्वल्स टू होता है डी फाइव बाई डी टी। पोटेंशियल क्या होता है, चेंज ऑफ फ्लक्स। ठीक है, तो E इक्वल्स टू डी फाइव बाई डी टी हम सब जगह अगर पुट कर दें तो E की जगह हो जाएगा 1/R डी फाइव बाई डी टी, 1/L, ये इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा तो केवल 5 बचेगा। और चूंकि ये डिफरेंशिएशन ऑलरेडी था तो हो जाएगा डी टू फाइव बाई डी टी स्क्वायर। तो पैरेलल में हमारा फाइव की वैल्यू आ जाती है, सीरीज में हम चार्ज की फॉर्म में इक्वेशन को बनाते हैं। तो ये हमारी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई करंट के लिए। ये हमारी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है वोल्टेज के लिए। दो इक्वेशन हमने बना ली, एक सीरीज सर्किट से, एक पैरेलल सर्किट से, एक वोल्टेज की इक्वेशन और एक करंट की इक्वेशन। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है दोनों में? यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो किसी को बताओ, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। बोलो। नहीं सर। ठीक है, आगे चलो। अब बात करते हैं मैकेनिकल सिस्टम की। देखो दो तरह के सिस्टम हो सकते हैं, या तो मोशन एक लीनियर होगा, एक लाइन में मूव कर रही होगी कोई बॉडी, ठीक है, या फिर वो रोटेट कर रही होगी, रोटेशनल, जैसे फैन मूव कर रहा है, मोटर मूव करती है, दैट इज ए रोटेशनल मोशन। और अगर एक लाइन में हो रहा है
आप किसी बॉक्स को खिसका रहे हो, ठीक है, या फिर कोई चीज कैरी करके लेके जा रहे हो, तो वो एक लीनियर मोशन है जो एक लाइन में होता है, ठीक। तो अगर लीनियर मोशन है तो उसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं वो आपको समझना पड़ेगा। कोई भी बॉडी कब मूव करती है, जब आप उस पर कोई फोर्स अप्लाई करते हो, ठीक है, ऐसे ही होता है ना। किसी भी बॉडी को अगर मूव कराना है किसी भी डायरेक्शन में तो आपको एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, सिंपल फिजिक्स है, 8th से पढ़ते आ रहे हैं, 10th की भी जरूरत नहीं है, 8th क्लास से पढ़ रहे हैं कि बॉडी जो फोर्स होता है, आप फोर्स लगाएंगे बॉडी मूव करेगी, सिंपल सी बात है। लेकिन क्या वो बॉडी उतना स्मूथली मूव कर पाती है, या उस पर कोई फोर्स काम करते हैं जो उसको मोशन को रेजिस्ट करते हैं, बोलो। मैं वेट कर रहा हूँ। यस सर। फोर्स होते हैं जो अपोज करते हैं, कौन सा फोर्स आपने पढ़ा है? तो फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, ठीक है। तो फ्रिक्शन भी आपका कई तरह से डेवलप हो सकता है सिस्टम में। फ्रिक्शन जो फोर्स है, बेसिकली फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स है जो आपके मोशन को अपोज कर रहा है, ऐसे ही कुछ है ना। तो फ्रिक्शन जो अपोज कर रहा है दैट इज रेजिस्टिंग फोर्स। और रेजिस्टिंग फोर्स हम यहाँ पे तीन टाइप के इसको कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है जनरली, कि आपके तीन तरह के फोर्स हो सकते हैं जो आपके किसी भी मोशन को रेजिस्ट कर सकते हैं। सबसे पहला जो रेजिस्टिंग फोर्स होगा दैट इज ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ बॉडी। हर बॉडी का कुछ ना कुछ मास होता है। हल्की बॉडी होगी, आप इजीली कम फोर्स से भी उसको मूव करा दोगे, लेकिन वहीं आपको 1 क्विंटल का कोई ब्लॉक दे दिया जाए कि इसको खिसकाना, नहीं खिसका पाओगे। क्यों? क्योंकि उसकी इनर्शिया बहुत ज्यादा है, उसका मास बहुत ज्यादा है, मास पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो जो इनर्शिया फोर्स होता है एफ एम टी इक्वल्स टू कितना होता है? एम ए। इनर्शिया फोर्स एफ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? एम ए, मास इंटू एक्सिलरेशन। पढ़ा है फोर्स का फॉर्मूला सिंपल, मास इंटू एक्सिलरेशन। यानी कि अगर बॉडी को मूव कराना है तो उसको एक्सिलरेट कितना हम करा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि जो फोर्स हमारा लग रहा है। अब यहां देखो F इक्वल्स टू एम ए हो गया आपके पास, ठीक। और A जो होता है एक्सिलरेशन है। ये एक इक्वेशन हमारे पास आई F इक्वल्स टू एम ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं? डीवी बाई डी टी। एक्सिलरेशन क्या होता है? डीवी बाई डी टी, ठीक है। और वेलोसिटी क्या होती है? जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, कितनी दूर तक आप इसको खिसका पा रहे हो, उसका रेट ऑफ चेंज जो होता है वो वेलोसिटी बताता है। तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? डी एक्स बाई डी टी। तो हम इस एक इक्वेशन को तीन तरीके से लिख सकते हैं, एफ इक्वल्स टू एम इन टू ए टी, या ए की जगह लिख देते हैं डीवी बाई डी टी, या इस v को भी कर देते हैं डी एक्स बाई डी टी। तो ये इक्वेशन बन जाएगी डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर। तो हमारे पास एक इक्वेशन बन गई इनर्शिया फोर्स की, एफ एम इक्वल्स टू एम डी स्क्वायर एक्स टी बाई डी टी स्क्वायर। ये इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, x इज द डिस्प्लेसमेंट एंड f इज द अप्लाइड फोर्स, जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। ड्यू टू द मास इतना फोर्स उस पर लग रहा होगा जो कि आपके बॉडी के मोशन को रेजिस्ट करेगा, ठीक है। दूसरा फोर्स होता है डैम्पिंग फोर्स। डैम्पिंग फोर्स क्या होता है? जैसे इंजेक्शन होता है, ठीक। आप वाइब्रेशंस को डैम्प करने के लिए यूज करते हो कई बार। जो वाइब्रेशंस होते हैं, आप देखो इंजेक्शन बहुत स्मूथली जाता है, आप ना तो उसको एक झटके से खींच सकते हो ना ही उसको एक झटके से प्रेस कर सकते हो, वो स्मूथली इंजेक्ट होता है। तो वो वाइब्रेशंस को डैम्प करने के लिए जिस सिस्टम का यूज करते हैं दैट इज डैम्पिंग, डैम्पर्स कहलाते हैं। और उससे जो फोर्स डेवलप होता है उस फोर्स को हम बोलते हैं डैम्पिंग फोर्स, ठीक है, ताकि जो वाइब्रेशन है वो डैम्प हो जाए। यही मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी होता है कि नीडल एक बार आगे मूव कर जाए जब रीडिंग लेने जा रही है, तो वो एक जगह पे ऑक्सीलेट ना करती रहे, वो तुरंत जाए और वहां जाके रुक जाए, ठीक है। अब ये डैम्पिंग जो होती है ये विस्कोसिस भी हो सकती है, इसमें कोई लिक्विड भी हो सकता है, एयर डैम्पिंग भी होती है। वो खैर डिस्कशन का पार्ट यहाँ पे नहीं है। मेन चीज ये है कि जो आपका डैम्पिंग फोर्स है वो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है कि कितनी वेलोसिटी से पिस्टन को आप मूव करा रहे हो, ठीक है। उसी हिसाब से फोर्स आपका डेवलप होगा, ठीक। तो एफ डी डी यहाँ पे हमने केवल ये बताने के लिए रखा है कि ये डैम्पिंग फोर्स है। एम इसलिए रखा है ताकि ये पता चल जाए कि ये एक मास की वजह से फोर्स है। तो एफ डी इक्वल्स टू होता है बी इंटू वी टी, ये वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। तो बी वी की जगह हम क्या रख सकते हैं? डी एक्स टी बाई डी टी। तीसरा क्या होता है हमारे पास? स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स जो होता है, स्प्रिंग को देखो सिंपल, आज जितना आप खींचोगे उतना ज्यादा वो उसको लीनियरली अपोज करेगा, ठीक है। तो ये डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट के ही प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको हमने ले लिया के टी। तो एफ के टी इक्वल टू हो जाएगा के इंटू एक्स टी। यहाँ पे के एम और बी जो है कांस्टेंट है, बी डैम्पिंग कांस्टेंट है
और के जो है आपका स्प्रिंग कांस्टेंट है। ठीक है, तो हमारे पास 3 रेजिस्टिंग फोर्स निकल के आए। कौन कौन से? एक तो ड्यू टू द मास, जिसको हमने इनर्शिया फोर्स नाम दिया, दैट इज एफ एम टी इक्वल्स टू एम डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर। ठीक है, दूसरा डैम्पिंग फोर्स निकल के आया, जिसको हमने नाम दिया एफ डी टी इक्वल्स टू हो जाएगा बी इंटू डी एक्स बाई डी टी। और तीसरा फोर्स निकल के आया स्प्रिंग का फोर्स, जो कि इक्वल हुआ एफ के टी इक्वल्स टू के इंटू एक्स टी। ये तीनों ही रेजिस्टिंग फोर्स हैं। ठीक है, ये तीनों ही रेजिस्टिंग फोर्स हैं जो कि आपके मोशन का अपोज कर रहे हैं, जो मोशन आपका फोर्स लगने से होना चाहिए था, तीनों उसको अपोज कर रहे हैं। अगर कोई और भी होता तो हम इसको भी इसमें ऐड कर लेते। फिलहाल हम यही 3 मेन फोर्स को कंसीडर करके चल रहे हैं। ठीक है, तो एक प्रिंसिपल था डी एलेम्बर्ट का प्रिंसिपल, सुना था किसी ने? जैसे इलेक्ट्रिकल में केवीएल केसीएल होता है ना, किरचॉफ्स लॉ, ऐसे ही मैकेनिकल में एक प्रिंसिपल होता है डी एलेम्बर्ट का। और डी एलेम्बर्ट ने क्या कहा था कि अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हो तो जो एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स है that should be equal to the algebraic sum of the all resisting force। यानी कि किसी बॉडी पे जो एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स है उसका सम, उसको जो रजिस्ट कर रहे हैं उन सभी सम का एल्जेब्रिक सम होगा, उन सभी फोर्सेस का एल्जेब्रिक सम होगा। तो ये ऐसे ही है कुछ जैसा केसीएल है आपका, ये जो जितना एक्सटर्नल इनपुट करंट है हमारी, उतनी इनकमिंग करंट है, उतनी आउटगोइंग करंट है। कुछ ऐसे ही इस पे जितना फोर्स लगाया, जितना फोर्स अपोज कर रहा है, ये सब आपस में इक्वल होंगे। तो हमने एक अप्लाई तो केवल एफ किया था, तो एफ टी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ये हो गया ड्यू टू द इनर्शिया, ये हो गया ड्यू टू द डैम्पर, और ये हो गया ड्यू टू द स्प्रिंग। इन सबको हमने ऐड कर दिया तो हमारी इक्वेशन निकल गई एफ टी इक्वल्स टू एम डी टू एक्स टी बाई डी टी स्क्वायर प्लस बी डी एक्स बाई डी टी प्लस के एक्स टी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ मैकेनिकल सिस्टम। ये एक मैकेनिकल सिस्टम की इक्वेशन है। ठीक है, ऐसी ही कुछ इक्वेशन हमारी निकल के आई थी ई के लिए और आर के लिए। ई के लिए ये निकल के आई थी, ठीक है, आई के लिए ये निकल के आई थी। इसी तरह की सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन हमारी फोर्स के लिए निकल के आ गई। अब हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन 3 है, एक वोल्टेज के लिए है, एक करंट के लिए है, और एक फोर्स के लिए है। ठीक है, इसी तरह से फिर एक अगर रोटेशनल सिस्टम लेते हैं हम, तो वहां पे सब चीज रोटेटिंग हो जाएंगी, इनर्शिया वहां भी होगी, तो ड्यू टू द इनर्शिया वहां पे टॉर्क जनरेट होगा, तो ये जे जो हो जाएगा इनर्शिया कांस्टेंट होगा। ठीक है, या इनर्शिया टॉर्क आपका होगा डी ओमेगा टी बाई डी टी, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर आपका रोटेशन जो आपका हो रहा है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो थीटा टी होगा। ठीक है, तो ओमेगा टी की जगह हम रख देंगे डी स्क्वायर थीटा टी बाई डी टी स्क्वायर प्लस बी थीटा टी बाई डी टी प्लस के थीटा टी। यानी कि ये आपकी रोटेशनल सिस्टम के लिए हो जाएगी। सिमिलर इक्वेशन हो जाएगी, बस एम की जगह पे जे आ जाएगा, ये इनर्शिया के लिए, बी की जगह बी रहेगा, के की जगह के रहेगा, एक्स जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है इसकी जगह पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। यहां पर अगर जो वेलोसिटी थी उसकी जगह पे एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी आपकी ओमेगा टी। वहां पे अगर ए था तो यहाँ पे अल्फा हो जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन। तो रोटेशनल में केवल इतना फर्क आएगा। ठीक है, तो आज हम इतना ही रोकते हैं। मॉडलिंग इसको ही बोलते हैं हम। ठीक है, कि हमने इनको कंपेयर कराने के लिए बनाया। अब आप एक क्विज करेंगे। ठीक है, मैं क्विज ओपन करने जा रहा हूं।